हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? चलो अब आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसके राज केमिस्ट्री वाला पर पुनः हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग जो है सो चर्चा किए थे। अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर के आप देख लें, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग जो है सो नेम ऑफ एलिमेंट और उसके सिंबल का सीरीज आगे की तरफ बढ़ाए थे। उसमें 1 में हम लोग 1 से 20 और 21 से 40 लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। अब 10-10 एलिमेंट का हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो है सो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एलिमेंट है नियोबियम। क्या है? नियोबियम। तो नियोबियम का सिंबल क्या होता है? एन बी। देखो कैपिटल नियोबियम NIOBIUM है, तो एन कैपिटल है और बी स्मॉल है, एन बी, नियोबियम एन बी। इसके बाद है मोलिबेडेनम। मोलिबेडेनम, मोलिबेडेनियम का सिंबल क्या होता है? होता है MO। इसके बाद है क्या? तो टेक्नीशियम। टेक्नीशियम क्या है? टेक्नीशियम सिंबल क्या है? TC, TECHNETIUM सिंबल क्या है? TC। इसके बाद है आपका रुदेनियम। क्या है? रुदेनियम, RUTHENIUM सिंबल RU। रोहोडियम सिंबल RH, रोहोडियम का सिंबल क्या है? सिंबल RH, रोहोडियम। प्लाडियम का सिंबल क्या है? PD, प्लाडियम का PD, प्लाडियम का PD। और इसके बाद है सिल्वर। सिल्वर का सिंबल AG है। AG क्यों है? तो इसका लैटिन नाम अर्जेंटेनम होता है, अर्जेंटेनम, ARGENTUM, ठीक है। इसका लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटेनम, इसलिए इसका सिंबल क्या है? AG है, ठीक है। इसके बाद है कैडमियम। कैडमियम का सिंबल क्या है? CD, कैडमियम का सिंबल CD। इंडियम का सिंबल आयन। इसके बाद टीन है, टीन का सिंबल SN है। और टीन का सिंबल SN किस लिए है? कि इसका लैटिन नाम स्टैनम होता है, STANNUM, STANNUM। टीन का लैटिन नाम स्टैनम होता है, इसलिए सिंबल इसका क्या है? SN है, ठीक है। तो इसको क्या करना है तुम लोगों को? क्या कर लेना है? इसको जो है सो याद कर लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब जो है सो एटॉमिक नंबर है तो नहीं भी याद रहेगा फिर भी चलेगा, ठीक है। अब है नियोबियम, एटॉमिक नंबर 41, सिंबल NB। मोलिबेडनम एटॉमिक नंबर 42, सिंबल MO। टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर 43, सिंबल TC। इसके बाद है रुदेनियम एटॉमिक नंबर 44, सिंबल RH। इसके बाद है प्लाडियम एटॉमिक नंबर 46, सिंबल PD। सिल्वर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 47, सिंबल AG। कैडमियम CD 48, इंडियम IN 49 और टीन SN 50, ठीक है। तो आपको नाम और इतना का सिंबल हमको क्या करना है? आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? टीन का जो सिंबल क्या होता है? SN। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 50। चलो अब चलते हैं हम लोग एटम। एटम क्या होता है? तो क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा भाग। स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, पार्ट मतलब भाग होता है, एलिमेंट माने तत्व, व्हिच माने जो, टेक्स पार्ट मतलब भाग लेना, इन केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में। तो तत्व का सबसे छोटा भाग, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वह क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम का हिंदी होता है परमाणु। और परमाणु क्या होता है? तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? परमाणु क्या होता है? पदार्थ बोल सकते हो या तत्व का, पदार्थ के स्थान पर तुम तत्व भी लिख सकते हो। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब है क्या? फंडामेंटल पार्ट ऑफ एटम, परमाणु के मौलिक कण। फंडामेंटल पार्ट आपको पता है, आप पहले भी पढ़े हो। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। क्या होता है? पेन याद रखना, P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। पेन याद रखना है, पेन याद रखना है। क्या याद रखना है? पेन।
P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है ना? Pn याद रखना है, P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। देखो तो सबसे पहले होता है प्रोटॉन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या होता है? न्यूट्रॉन। अब देखो उसका कुछ हमको प्रॉपर्टीज याद रखना है, उसका मास, उस पर चार्ज। तो प्रोटॉन पर मास कितना होता है? तो 1 एक्चुअल मास, वास्तविक मास, उसको लेकर के तौलोगे तराजू पर, ठीक है? तो ग्राम में अगर मास करेंगे तो प्रोटॉन पर मास होता है 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? तो 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। और न्यूट्रॉन पर मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है कि लगभग प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? सेम होता है, थोड़ा सा का अंतर है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है? सबसे हेवीएस्ट, सबसे भारी जो इस तीनों में सबसे भारी कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी क्या है? न्यूट्रॉन है। सबसे हल्का क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? चलो अब देखो इसका रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का मतलब होता है कि तुलना करना एक के मास से दूसरे के मास में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फंडामेंटल फंडामेंटल पार्ट ऑफ एटम है उसके मास को ऊपर डालेंगे, नीचे में प्रोटॉन के मास को डालेंगे, उससे भाग देंगे। मैथ्स में कंपैरिजन करना मतलब भाग देना, ठीक है? तुलना करना मतलब भाग देना। तो रिलेटिव मास प्रोटॉन का कितना होगा? तो देखो प्रोटॉन का मास ऊपर डालना है, प्रोटॉन का मास नीचे डालना है, ठीक है? तो दोनों कट करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो प्रोटॉन का भी मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर डालोगे और यहाँ पे प्रोटॉन का मास डालोगे तो लगभग जो है सो 1/1840, 1840, 1/1840, जो बहुत कम है, इसलिए एप्रोक्स मास इसका लगभग 0 होता है, रिलेटिव मास। और न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा रिलेटिव मास। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मासलेस बोला जाता है कि उसमें मास नहीं के बराबर है, ठीक है? नेग्लिजिबल मास है। अब चार्ज की बात आती है, तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो न्यूमेरिक वैल्यू है संख्या में एक के बराबर होगा। अंतर क्या है? तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज क्या होगा? सेम ही होगा। तो देखो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज उतना ही होगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अंतर क्या है? तो प्रोटॉन पर प्लस में होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कथी में होगा? तो माइनस में होगा, माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन चार्जलेस, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। अब आते हैं क्या? रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है एक का चार्ज दूसरे से तुलना करेंगे। तो प्रोटॉन के चार्ज से जो है ना, प्रोटॉन के चार्ज से हम लोग क्या करेंगे? मतलब प्रोटॉन के चार्ज से जो है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन से भाग देंगे, ठीक है? किसको? तो जिसका हमको निकालना है, जिसका हमको निकालना है। तो इसका रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन बटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? तो सेम से भाग देंगे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब बटा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कट करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो +1, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। कहने का मतलब है याद रखना, रिलेटिव चार्ज अगर प्रोटॉन का है तो +1 और इलेक्ट्रॉन का क्या है? -1। और न्यूट्रॉन चार्ज है तो 0 में अगर कोई चीज से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो यह जो है सो याद रख लेना, ठीक है? प्रोटॉन पर मास कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.674 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है?
रिलेटिव मास का बात करोगे तो प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का भी 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन का 1/1840, मतलब प्रोटॉन के मास का 1/1840 गुना होता है, यानी कि उसको लगभग 0 मासलेस बोलेंगे। चार्ज का बात करोगे तो प्रोटॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, लेकिन प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब, लेकिन माइनस में। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। रिलेटिव चार्ज का बात करोगे तो प्रोटॉन का +1, इलेक्ट्रॉन का -1 और न्यूट्रॉन का 0। इसको क्या करना है, पॉज करके इसको क्या करना है, हमको इसको नोट कर लेना है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एटम, परमाणु की मुख्य बिंदुएं, ठीक है, परमाणु की मुख्य बिंदुएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एटम, परमाणु की मुख्य बिंदुएं। सबसे पहले क्या है कि एटम इज स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार। अब गोलाकार, गोला देखा हुआ है, गोलाकार मतलब फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, वह सब क्या है, एक स्फेयर है, एक गोला है। तो एटम का जो शेप होता है, जो आकृति होता है, वह क्या होता है, गोलीय होता है। परमाणु गोलीय होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। कुछ इस तरह से तुमको एटम दिखेगा, यह दिख रहा है, यह पूरा एक एटम का एक जो है सो फोटो बना हुआ है, ठीक है। यह जो है सो क्या है, एटम का एक फोटो बना हुआ। तो परमाणु कैसा होता है, तो वह स्फेरिकल होता है, मतलब गोलीय होता है, याद रखना, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग चलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, द न्यूट्रॉन एंड, अब बताओ एटम में क्या रहता है, एटम में रहता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पेन याद है ना, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो क्या है कि द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, यानी कि क्या हो जाएगा, सेंट्रल मतलब ठीक बीच में होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सो एटम के सेंट्रल पार्ट में रहता है। इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उस सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु के मध्य भाग में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस, नाभिक का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, तो एटम के मिडिल पार्ट में, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस या नाभिक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यह एटम स्फेरिकल है, इसके ठीक बीच वाला जो पार्ट है, ये जो ठीक बीच वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और यह क्या कहलाता है, यह जो है सो तुम्हारा क्या है, तो यह न्यूक्लियस है। यह क्या है, यह जो है सो है न्यूक्लियस। यह क्या है, न्यूक्लियस है, NUCLUS। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नाभिक, ठीक है। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हिंदी में इसको बोलेंगे नाभिक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब जो है सो, अब तीसरा पॉइंट क्या, अब बचा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड मतलब होता है चारों ओर, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। एट सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का मतलब हो गया वृत्ताकार पथ, ठीक है। इज कॉल्ड, उस सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऑर्बिट बोलते हैं, या शेल बोलते हैं, या एनर्जी लेवल बोलते हैं। बात समझ में आया, क्या बोलते हैं, जिस पाथ पर, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, या शेल, या एनर्जी लेवल। हिंदी में बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक, नाभिक मतलब समझ रहा, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय पथ, ठीक है, पर घूमता है, उसे कक्षा से, ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, कक्षा, या शेल, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी कह सकते हो। शेल या एनर्जी मतलब ऊर्जा, लेवल मतलब स्तर, या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय पथ
है वह नाभिक के चारों ओर जिस पर चक्कर लगाता है उस पथ को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, या शेल बोलते हैं, या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। अंग्रेजी में बात करोगे तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पथ है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट, या शेल, या एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो चलो, तो इसमें जो है सो देखो, यहाँ पे जो है सो यह न्यूक्लियस है ना, यह क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियस है। इसके चारों ओर जो है ना, यह जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ये सर्कुलर पाथ बना हुआ, बहुत सारा सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या? तो शेल बोलते हैं, या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या? एनर्जी लेवल। ठीक है, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ठीक है, यह क्या है? यह शेल है, या ऑर्बिट है, या एनर्जी लेवल। ठीक है, शेल है, या ऑर्बिट है, या एनर्जी लेवल है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो, तो इसको जो है सो हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, या इसको के एल एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, के एल एम एन से डिनोट कर सकते हैं। तो प्रथम सेल को के से, दूसरा सेल को एल से, तीसरा को एम से, चौथा को एन से, पांचवा को ओ से, छठा को पी से, ऐसे करके तुम आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो यहां तक समझ गया। चलो, अब जो है सो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्या करना है? पॉज करके नोट कर लेना है। चलो, अब जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, एक वर्ड है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, तो पहले ही बताए हुए हैं क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या जो उपस्थित है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, किसमें? तो इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, परमाणु के न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होगा? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, एटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते थे। जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर पी और बराबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलो, तो एटॉमिक नंबर अगर पता है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर सकते हो? बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो एलिमेंट का है, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, सोडियम का 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब प्रोटॉन बताएगा तो आपको पता है जितना जेड उतना ही पी उतना ही। तो हाइड्रोजन का में प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो इसमें जो है सो इसको क्या कर लेना है? पॉज करके इसको जो है सो नोट कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब इसमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? तो 4 होता है। अब बोरॉन का कितना होता है? 5 होता है। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, क्लोरीन का कितना होता है? 8 होता है। कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। स्कैंडियम है SC, स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है। ये तो पता है। ठीक है, या तो तुमको पता है। अब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, तो आपको पता है क्या होता है? जेड बराबर पी और बराबर ई, जब पे, याद रखना, जब पे। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेरिलियम में कितना हो जाएगा? 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 4। बोरॉन में प्रोटॉन कितना होगा? 4 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 4। कार्बन में प्रोटॉन कितना होगा? 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? 7
और न्यूट्रॉन भी 7 हो जाएगा। और क्लोरीन में कितना, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन लिखा हुआ है, कार्बन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो चलो अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 17। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्या, तो यहाँ पे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, तो 21 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 21 ही हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 21 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको क्या करना है, पॉज करके नोट कर लेना है और प्रैक्टिस करना है। चलो आगे की तरफ अब हम चलते हैं। अब है वर्ड क्या, मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर तो क्या है, देखो अब आपको पता है कि एटम में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का तो मासे नहीं है, तो मास क्या हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के ठीक बीचों बीच न्यूक्लियस में रहता है। किस में रहता है, तो एटम के ठीक बीचों बीच न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर यानी कुल संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या इज कॉल्ड मास नंबर, उसको क्या बोलेंगे मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, और मास नंबर को ही एक और वर्ड देते हैं क्या, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, ठीक है। देखो न्यूक्लियस में जो चीज उपस्थित रहेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियन, न्यूक्लियन NUCLEON, ठीक है। तो मास नंबर को ही न्यूक्लियन बोल सकते हो। यानी कि क्या हो गया, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या कहलाता है या न्यूक्लियन कहलाता है, ठीक है। मास नंबर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। तो मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा, मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम, ठीक है, जोग, ठीक है। और मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते थे, ए बराबर क्या हो जाएगा P प्लस एन, ए बराबर क्या हो जाएगा P प्लस एन, यानी ए मतलब मास नंबर, P मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। अब बताओ आपको पता है, क्या पता है, तो Z बराबर P बराबर E, जब पे पता है ना, Z बराबर P बराबर E, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर जो है सो P के स्थान पर Z रख सकते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा Z प्लस एन, मतलब जो मास नंबर है वह एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर न्यूट्रॉन हमको निकालना है, न्यूट्रॉन हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, Z को उठा करके इस साइड लाना पड़ेगा, तो A माइनस Z हो जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, मास नंबर में से क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, या जो मास नंबर है उसमें से क्या कर दो तुम, प्रोटॉन की संख्या घटा दो, Z या P सेम ही होता है। तो अगर आपको जो है सो मास नंबर निकालना तो निकाल लेंगे ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे। न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो मास नंबर में से क्या कर देंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो इस पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, नोट कर लो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखा होगा तुम कुछ इस तरह से देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। तो ये क्या है, नंबर ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो x कोई एलिमेंट है, तो उसके ऊपर में क्या होगा, मास होगा, और नीचे में क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो मास नंबर ए क्या है, तुम्हारा मास नंबर है, ए क्या है, यह है मास
नंबर। जेड क्या है, यह है एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है तुम्हारा, मास नंबर। और ए क्या है, सॉरी ए क्या है, मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो मास हमेशा ऊपर रहेगा, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे याद रखेगा। तराजू से तुम उसको ध्यान में रख सकता है। ये अगर तराजू है यह, तो यहाँ पे ऊपर में हमेशा क्या रहेगा, मास रहेगा। अब बच गया एटॉमिक नंबर, तो वह नीचे में रहेगा। ठीक है, याद रखना, किसी भी एलिमेंट का मास ऊपर रहेगा, एटॉमिक नंबर कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो मास ऊपर रहेगा, एटॉमिक नंबर कहाँ पे रहेगा, नीचे में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो अगर तुमको पूछेगा एटॉमिक नंबर कितना है, ऊपर में क्या है, मास है, नीचे में एटॉमिक नंबर है। तो जेड एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 1। चलो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इस कार्बन का भी क्या है, 6 ही है, दोनों कार्बन ही है। मास नंबर का बात करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, 16 है। कार्बन का मास नंबर कितना है बताओ, तो कार्बन का मास नंबर तुम्हारा कितना है, 14 है। और यह भी कार्बन ही है, कार्बन का मास नंबर कितना है, 12 है। अब कहोगे सर दोनों कार्बन है लेकिन मास नंबर अलग अलग क्या है, तो तुम समस्थानिक पढ़ा है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वह होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है लेकिन इसका मास 14 है, इसका मास कितना है, 12 है। यह आइसोटॉप्स होता है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना होगा, तो आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब पे याद है ना। ठीक है, जितना ही एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो बताओ प्रोटॉन का इतना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा बताओ, तो 8 हो जाएगा, इसका जेड 8 है। चलो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इसका जेड कितना है, 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 हो जाएगा। और इसका भी प्रोटॉन 6 ही हो जाएगा, क्या है कि जेड 6 है। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि जेड 6 है, यहाँ पे जेड 6 है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तुमको पता है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो निकालना सीखे थे, क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड करने का मतलब क्या है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो। तो घटा दो, यहाँ पे घटाओ, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना, पूछता है कि कौन ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो यहाँ पर देखो, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 16 में से 8 गया तो 8। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो मास नंबर कितना है, 14। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो 14 में से 8 गया तो 14 में से 6 गया तो 8। चलो इसमें कितना हो जाएगा, तो मास नंबर कितना है, मास नंबर तुम्हारा है 12। माइनस एटॉमिक में कितना है, 6। तो 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आई थिंक आप निकाल लोगे। ठीक है, मास नंबर ऊपर रहेगा, एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो आप निकाल लोगे। इसको पॉज करके क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। चलो आगे तरफ चलते हैं, इसमें और प्रैक्टिस करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लो, पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो 1 2 3। चलो ठीक है, अब प्रैक्टिस करने के बाद ऑन पॉज करो और देखो। देखो यहाँ पे देखो, हीलियम है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, क्या कि नीचे में एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1। ये भी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1। ये भी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1। क्लोरीन है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, नीचे में 17। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17। चलो अब मास नंबर कहता है, तो मास नंबर ऊपर रहता है,
तो इसमें मास, इसका हीलियम का मास नंबर कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा क्लोरीन का 35, और इस क्लोरीन का कितना हो जाएगा 37। अब कहोगे सर ई क्या हो गया है, तीनों तो हाइड्रोजने है लेकिन मास नंबर अलग अलग का है। ठीक है, तो एक्चुअली यह तीनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटॉप है। कौन सी है, आइसोटॉप, समस्थानिक है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 111 है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर 1 है, मास नंबर 2 है और मास नंबर 3 है। ठीक है, तो यह एक दूसरे का आइसोटॉप है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। चलो, इसी प्रकार यहाँ पे क्लोरीन भी है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप यहाँ पे है। ठीक है, एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही है लेकिन मास एक में 35 है और एक में 37 है। कहने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जो है सो हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो ये आप तो निकालना है। आपको पता है क्या होता है कि Z बराबर P बराबर E, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो क्या होता है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जो है